हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोबिस सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ का कोर्स, क्लास ट्वेल्थ की बिज़नेस स्टडीज़ जो है सीबीएसई फॉर्मेट पे। और बेसिकली जो हम देखेंगे इसमें हम आपको रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी की बुक रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए। तो अब हम थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पे, और उसमें हम पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं। अब ये वाला हमारा उसका थर्ड लेक्चर होगा। तो हम जो पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं इसमें ये हाईलाइटेड 7 कोर्स हम 7 हमारे पॉइंट हम कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आने वाली क्लास में हम आगे की क्वेश्चंस में डील करेंगे। ये हमारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं हम ये कोर्स जो बनाया है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बनाया है ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो, इस चीज़ को डील करने में, कोर्सेज़ को डील करने में आपको आसानी हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले ताकि आप एग्ज़ाम फॉर्मेट में आपको मिले, क्वेश्चन आंसर वाइज मिले, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ये ना हो कि बस आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, वो नहीं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो हम अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पे, जो कि हमारा डील करेगा आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर लेक्चर 2 देख चुके हैं हमारा उसका, तो आपने देखा होगा हमने जहाँ एंड किया था वो था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम शुरुआत में देखेंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये मैं जान के अपना पिछला लेक्चर जहाँ पे ख़त्म किया था, मैं चाहता तो वहाँ पे इस चीज़ को ला सकता था, इस कॉन्सेप्ट को वहीं पे कवर कर सकता था, पर मैं इसको अलग से इसलिए कवर करने को सोचा ताकि जब आप ये लेक्चर देखें, थर्ड लेक्चर आप जब इसका देखें तो आपको एक बार रिवाइज हो जाए। क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, चाहे आप वेबसाइट से देख रहे हो अपनी ebsolutions.com से, या आप किसी और यूट्यूब चैनल या किसी और वेबसाइट से देख रहे हैं वो क्लास, तो मैं आपको हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि एक बार जोन सा टॉपिक कवर अप हो रहा है आपका, आप एक बार वो वाली वीडियो देखने से पहले उसको एक रीडिंग दें, खुद से पढ़ें एक बार, उसके बाद आप उसकी वीडियो देखें, और उसके बाद एक दोबारा से रीडिंग दें वीडियो देखने के बाद। आप देखना आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और जब आप इसको रेगुलर हैबिट बना लेंगे, रोज़ के हिसाब से आप ये चीज़ करेंगे, मतलब आपकी हर टॉपिक की दिन में 3 बार रिवीजन हो जाएगी, तो आप देखेंगे आपका जो माइंडसेट होगा उस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग में। हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रहती हैं। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी जो है क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। यानी कि एक फॉर्मल सेटअप है, एक पूरा डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेटअप है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी है जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। यानी कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। हाँ, जैसे यहाँ पे एक एचओडी होगा, जैसे आप कह सकते हैं सीईओ हुआ, उसके अंडर अलग अलग मैनेजर हुए, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का हुआ, कोई ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हुआ, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर हैं, उनके अंडर अलग अलग लोग हैं जो डेली का ट्रांजैक्शन बेस ऑफ काम करेंगे। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट में डिसाइड किया। अब क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग हैं, और वो सब लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उनका आपस में एक सोशल रिलेशनशिप बनेगा, तो उस जो ऑटोमेटिकली एक जो ये सोशल रिलेशनशिप की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। अगले पॉइंट पे आते हैं कि ओरिजिन क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ फॉर्म डेलिब्रेटली एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज। यानी कि ये डेलिब्रेटली बनाया गया है, और कैसे? कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से सोशल इंटरेक्शन से बनता है, और ये डेलिब्रेटली नहीं होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो।
अथॉरिटी के हिसाब से अगर हम डिफरेंस देखें तो इट अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशंस इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में किसकी पोजीशन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है, उसके हिसाब से इसमें आपको पता चलता है। इट अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, यहाँ पे क्या आपकी अथॉरिटी का क्या होगा कि पर्सनल क्वालिटीज़, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर आप में कुछ स्किल्स हैं, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो आप एक ग्रुप में एज अ लीडर स्टैंड आउट कर सकते हैं। बिहेवियर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर प्रिस्क्राइब बाय मैनेजर्स। फॉर्मल है तो ऑब्वियसली मैनेजर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। इनफॉर्मल में कोई बिहेवियर का सेट पैटर्न नहीं है। लीडरशिप, मैनेजर्स लीडर्स होते हैं। लीडर मे और मे नॉट बी अ मैनेजर, दे कैन बी चोजन बाय अ ग्रुप। जैसे कि मैंने कहा अभी पिछले पॉइंट में कि अगर आप में क्वालिटीज़ हैं तो आप उस ग्रुप में एज अ लीडर स्टैंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आप मैनेजर ना भी हों उस ग्रुप में, पर अगर आपकी क्वालिटीज़ हैं तो हो सकता है आप मैनेजर को भी इन्फ्लुएंस कर दें कि वो डिसीज़न ऐसा ले जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू दी स्केलर चेन, यानी कि यहाँ पे एक स्केलर चेन है जिसका कॉन्सेप्ट आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप पुरानी वीडियोस भी देखिए और पढ़िए उसके बारे में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो करता है स्केलर चेन के हिसाब से। और यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं जिसका कोई फिक्स पास नहीं होता है, गॉसिप चेन होती है एक टाइप से, और वैसे स्ट्रक्चर से यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। नेचर, इट इज़ वेरी रिजिड इन नेचर, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी कि फॉर्मल वाला हमारा रिजिड है और इनफॉर्मल वाला ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट ने रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, और ये फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ये आपस में सोशल इंटरेक्शन है जिसका कोई रूल्स एंड पॉलिसीज़ नहीं होती। अब फॉर्मल इनफॉर्मल की हमारी एक टाइप से रिवीजन भी हो गई, उनका डिफरेंस भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जिसको हम कहेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे ये। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब आप अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। आप किसी को ये हक दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे वो डिसीज़न ले सके। आप मैनेजर हैं पर आपने अपने सबॉर्डिनेट को कुछ पावर्स ऐसी दे दी कि अब वो आपके बिहाफ पे भी वहाँ पे डिसीज़न ले सकता है। सो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या है कि अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड। क्या है कि अगर आपने अथॉरिटी ग्रांट की है तो वो उसके बराबर में हो जितनी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में समानता होनी चाहिए। ए इज टू आर। सो अगर अथॉरिटी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका मिसयूज़ होगा। आपने देखा होगा जैसे बाजीगर मूवी में शाहरुख खान को जब पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती है तो उसकी अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होती हैं और वो उसका मिसयूज़ करता है। ऐसा ही पहले उसमें दिखाया था जब जो उनमें विलन थे उनको जब पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है तब वो अपनी सारी कंपनीज अपने नाम करते हैं, और यही सेम चीज़ बाद में शाहरुख खान रिपीट करते हैं। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक लेवल होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। क्या होगा, अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मिसयूज़, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और अथॉरिटी कम होगी तो वो पर्सन को इनएफिशिएंट बनाएगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल तो है काम करने के लिए पर उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो उस बिहाफ पे कोई डिसीज़न ले सके। उसको पहले अप्रोच करना पड़ेगा मैनेजर्स को कि भैया हाँ आप ये अप्रूव कर दो, आप ये अप्रूव कर दो, तब मैं ये काम कर पाऊँगा, तो वो इनएफिशिएंसी लाएगी। सो डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, यानी कि क्या है कि अगर आप मैनेजर हैं आपने अपना काम डेलीगेट कर दिया तो आप यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स मिस्टेक। आपने अपना काम अपने सबॉर्डिनेट को अलॉट भी कर दिया, तब भी आप अपने सबॉर्डिनेट की गई गलती से भाग नहीं सकते। ये नहीं कह सकते ये काम मैंने तो किया नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया मैंने सबॉर्डिनेट को दी थी। आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस काम के लिए। द मैनेजर शैल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड टास्क,
यानी कि वो आप अकाउंटेबल भी हैं उस काम को करने, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, काम करने के लिए ना नहीं, पर उसकी परफॉर्मेंस के लिए अभी भी आप अकाउंटेबल हैं। सो ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफ़ॉल्ट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। देखिए, आप अकाउंटेबल हैं मतलब आपकी जवाबदेही रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सबॉर्डिनेट से कोई चीज़ मिस हो गई तो आप कहेंगे मिस हो गई, नहीं, आपको करनी पड़ेगी, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम को पूरा करने के लिए, आपको करवानी होगी। सो इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। यानी कि आपने जो अथॉरिटी ग्रांट की है सबॉर्डिनेट को, उसको आप वापस ले सकते हैं और किसी और पर्सन को दे सकते हैं। सो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट हैं, यहाँ में हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया हो गया, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन के भी यही 3 पॉइंट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सो सबसे पहले देखते हैं कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। यानी कि अपनी पोजीशन के दायरे में रहते हुए अपने सबॉर्डिनेट को कमांड करना, उनको डायरेक्शंस देना, उस चीज़ को हम कहेंगे अथॉरिटी। राइट टू गिव डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट इज अथॉरिटी। इट ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल्स पोजीशन। ये कैसे ओरिजिनेट करती है? इंडिविजुअल किस पोजीशन में, ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे काम कर रहा है, उससे आती है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ऊपर से नीचे आती है, यानी कि जो सबसे ऊपर है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, फिर थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम और थोड़ी कम। इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि अथॉरिटी असाइन है ज़्यादा। टॉप लेवल का मैनेजर दम रखता है, अगर उसे लगता है कि नीचे कोई मैनेजर गलत कर रहा है तो वो मना करेगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तब आपका डिसीजन ठीक होगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम का फ्लो सही होगा। अगला पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी। यानी कि जो ड्यूटी किसी सीनियर ने या किसी मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी के साथ तुम्हें दी है, तुम अब ऑब्लाइज्ड हो, वो काम तुम्हें करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो काम तुम करोगे। So, it arises from a superior subordinate relationship, as subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior। यानी कि subordinate bound है, उसको वो काम करना ही है। It flows upward as every subordinate is responsible for his superior। ये ऊपर की तरफ फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, अथॉरिटी नीचे की तरफ फ्लो करती है। नीचे वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है ऊपर वाले बंदे को, क्योंकि ऊपर वाला बंदा यानी कि मैनेजर ने जो काम दिया है उसको वो पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है। अब आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, जवाब दो। सो अकाउंटेबल है मतलब आपकी जवाबदेही है। अगर आपसे कोई काम किया गया और आपने उसमें कुछ गलती करी तो मैनेजर आपसे पूछेगा कि हाँ बताइए ऐसा क्यों हुआ, और आपको उसका जवाब देना होगा। सो रेफर्स टू दी आंसरेबिलिटी ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। यानी कि असाइन टास्क का फाइनल नतीजा क्या आया, उसकी आंसरेबिलिटी है, और इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, और ये भी ऑब्वियसली अपवर्ड की तरफ फ्लो करती है। सिर्फ अथॉरिटी अप टू डाउन जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डाउन टू अप जाएगी। दोनों का फ्लो अपवर्ड है, अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड है। सो द सुपीरियर इज़ अकाउंटेबल इवन आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि सुपीरियर जो है मैनेजर है वो अकाउंटेबल रहेगा इवन आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो अब हम देखते हैं बेसिस पे, 3-4 बेसिस हैं हमारे जिनके बेस पे हम डिफरेंस देखेंगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का।
सो मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड, यानी कि उसको ऑर्डर देने का हक है जो अथॉरिटी रखता है। सीनियर अथॉरिटी वाले पे राइट है, ही कैन कमांड द पर्सन वर्किंग बिलो हिम। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दी असाइन ड्यूटी। ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो काम करना है। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी है कि आप आंसरेबल हैं, टास्क का फाइनल आउटकम क्या रहा उसके लिए आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर कुछ गलती होगी तो आपको जवाब देना होगा कि क्यों हुई वो गलती। ओरिजिन, इट अराइजेज ड्यू टू फॉर्मल पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होता है कि फॉर्मल पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उससे आपकी अथॉरिटी डिसाइड होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट अराइजेज फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब है, आपकी ऑब्लिगेशन तब है जो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। सो इट अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए आप अकाउंटेबल हैं, क्योंकि आप उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए आप उस काम के आउटकम के लिए अकाउंटेबल हैं। सो फ्लो, इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी कि ये डाउनवर्ड है और इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा, ये अपवर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड है। डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, responsibility cannot be delegated, accountability can never be delegated। सो इम्पोर्टेंस क्या है अब डेलीगेशन का, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आता है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन enables the manager to assign the routine work to his subordinate and concentrate on broader challenges and opportunities, यानी कि रूटीन का काम, डेली लाइफ का जो काम है वो जो सुपीरियर है, मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर देगा और अपना ध्यान किस पे रखेगा, जो ज़्यादा ज़रूरी चैलेंजेस आ रहे हैं बिज़नेस में, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए थ्रेट्स आ रहे हैं उनके बारे में। सो असाइन दी रूटीन वर्क, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया गया, उससे डील करता है। सो इस वजह से मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि डेली का काम दे दिया, अब आप अपना फोकस कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट और ब्रॉड चैलेंजेस पे। इससे क्या होगा कि मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में मदद करता है जब आप काम को डेलीगेट करते हैं। ड्यू टू डेलीगेशन, एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि डेलीगेशन से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड स्किल, यानी कि जब आपके ऊपर एक काम दिया जाएगा, आपको उसको काम को करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आपको वो पावर्स दी जाएंगी कि आप डिसीज़न ले सकें, तो आप में एक मैनेजरियल क्वालिटी भी डेवलप होगी, आपके टैलेंट और आपके स्किल बढ़ेंगे। इट अलाउज देन टू डेवलप स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के स्किल बढ़ेंगे। मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, जब आपको डेलीगेट की जाती है पावर्स, जब डेलीगेट की जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है कोई काम करने की, तो आपको लगता है हाँ मेरे को जिम्मेदारी दी गई तो मतलब मैं इस काबिल हूँ, तो आप मोटिवेट होते हैं फ्यूचर में अच्छा काम करने के लिए। सो डेलीगेशन मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट टू वर्क विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड द सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा ऑफ एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव इट्स हिज कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ही फील्स encouraged एंड ट्राई टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर, आप में इंकरेजमेंट आती है और आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा इम्प्रूव करते हैं, आगे के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़िया करना चाहते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि एक्ट एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड टू प्रिपेयर सबॉर्डिनेट फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी कि आपकी ग्रोथ के लिए एक रास्ता बनाता है। आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, पावर्स दी जाती हैं, पहले आपको एक छोटे काम के लिए दी जा रही हैं ऑब्वियसली, तो आपके लिए वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो रहा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। जब आप उसमें उत्तीर्ण कर जाएंगे तब आपको बड़ी दी जाएगी, फिर और बड़ी दी जाएगी, और फ्यूचर में आप एज अ मैनेजर फिर एंड और सीनियर लेवल पे जाने के लिए
अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, आपके लिए ग्रोथ का रास्ता बनाता है ये। अगला पॉइंट आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब मैनेजमेंट हायरार्की के लिए एक बेस बनता है, यानी वही चीज़, यानी कि जब आप डेवलप करेंगे धीरे धीरे, तो मैनेजमेंट को पता है कि अगर फ्यूचर में हम इस पर्सन में स्कोप देखते हैं, इसको जब हमने काम दिया था, जब ड्यूटीज़ असाइन की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो ये अच्छे से कर पाया, तो फ्यूचर में वो आप में एक मैनेजर ढूंढेंगे और आपके लिए हायरार्की जो है मैनेजमेंट की उसमें जगह बनेगी अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। The extent of delegated authority also decides the power that each job position enjoys in the organization। यानी कि एक जॉब पोजीशन में कितनी पावर है उसको भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपकी डिसाइड करती है कि कितनी पावर है, उतना ही आप डेलीगेट कर सकते हैं अथॉरिटी जितनी आपके पास पावर है। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू डिफाइन पावर ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजीशन। यानी कि पावर ड्यूटीज़ एंड आंसरेबिलिटी हर पोजीशन में कितनी कितनी है वो एलिमेंट ऑफ डेडिकेशन डिफाइन कर पाते हैं। सो इट प्रोवाइड्स क्लियरिटी इन ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसमें क्लियरिटी आती है। और ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रुकता है, क्योंकि आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जब डेलीगेट करी हैं तो उससे डुप्लीकेट नहीं होता वर्क, क्योंकि आपको पता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम वो पर्सन करेगा और आप दूसरे काम पे फोकस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। सो अगला क्वेश्चन हम अगर देखें तो हम डिसेंट्रलाइजेशन से डील करेंगे। हम डेलीगेशन पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स पढ़ लिए, इम्पोर्टेंस पढ़ ली। अब अगले लास्ट दो टॉपिक बचे हैं जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस देखेंगे इसमें, और उसके बाद डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स। यानी कि ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट है। किस 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 चीज़ का सिस्टमैटिक एफर्ट है? डेलीगेट करना है लोवेस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी तक एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। यानी कि वो डिसीजन जो सेंट्रल पॉइंट से ही लेने हैं, उनके अलावा जो डिसीजन हम लोवेस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी तक हम बांट सकते हैं उन डिसीजंस को हम बांट देंगे। ताकि रीज़न वही है कि हम एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। रीज़न वही है कि आप अपने डिसीज़न को एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटेंगे। हाँ, इतनी चीज़ तक का डिसीज़न ये लेवल का ऑफिसर ले सकता है, इस टाइप का डिसीज़न, इस लेवल का डिसीज़न यहाँ का मैनेजर लेगा। तो उस पोजीशंस के हिसाब से आप बांट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल डिसीजंस हैं और अलग अलग लेवल हैं तो आप उसमें ऐसे बांट सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहा है कि हाँ, ये 1 लाख रुपए तक की अगर कोई चीज़ का डिसीज़न है तो वो असिस्टेंट मैनेजर लेगा। 1 लाख से 5 लाख तक का है तो मैनेजर लेगा, 5 लाख से 10 लाख तक का है तो सीनियर मैनेजर लेगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप डिसीजंस की अथॉरिटी को डिवाइड कर रहे हैं। सो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ये क्या है हो गया, देखा जाए तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या हुआ कि डेलीगेशन ही है आप देख रहे हैं, पर थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे है, तो उसका एक एक्सटेंशन है। डेलीगेशन वाला ही चीज़ें आ रही हैं, एलिमेंट्स वही हैं पर ब्रॉडर लेवल पे सिस्टमेटिक वे में। सो व्हेन वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। यानी कि जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी थोड़ी बहुत अपने सबॉर्डिनेट में दे रहा है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि एक मैनेजर और उसने जिसको सबॉर्डिनेट को दिया वो खाली 2 बंदे हैं। पर जब हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय मैनी। यानी कि प्रॉपर तरीके से हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों में बांट रहे हैं, इसलिए वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। सो हमने यहाँ पे देखे
3 पॉइंट देखे मल्टीफोल्ड डेलीगेशन होती है। उसके बाद देखा डेलीगेशन टू दी लोवेस्ट लेवल होगा, मतलब लोवेस्ट लेवल तक हमने डिवाइड कर दिया। हाँ, आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अथॉरिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी, उस हिसाब से। और हमने देखा कि डेलीगेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 है और डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाई बाय मैनी है। अब अगला आता है इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट को रिलीव करता है रूटीन टास्क से। यही हमने डेलीगेशन में भी पढ़ा था। यहाँ पे आप कह सकते हैं क्वाइट क्वाइट सेम कॉन्सेप्ट है, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी कुछ कुछ सेम ही होंगी। तो टॉप मैनेजमेंट को राहत देता है क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक वे में अपना काम बांट दिया है नीचे तक। डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम रूटीन एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, यानी कि रूटीन के काम हैं और जो टाइम कंज्यूमिंग काम है उनसे उनको थोड़ी राहत देता है। दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन की एरियाज लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि वो बड़े कामों में ध्यान लगा सकते हैं अपना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, मेजर पॉलिसी फॉर्मेशन में, इन चीज़ों में। आगे आता है, अगला पॉइंट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब आपने डिसीजंस के लेवल को, अथॉरिटी के लेवल को बांट दिया बड़े सारे लोगों में, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो सकता है। जैसे कि मैंने फाइनेंस वाले आपको एग्जांपल दिया कि 1 लाख तक का डिसीजन मैनेजर ले लेगा, 1 से 5 वाला एम, 1 लाख तक का एम लेगा, 1 से 5 वाला मैनेजर लेगा, उससे ज़्यादा वाला सीनियर मैनेजर लेगा, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी। मान लीजिए कुछ 1 लाख रुपए तक की ही चीज़ खरीदनी है, 50-60 हज़ार की, तो इतनी लंबी चेन नहीं फॉलो होगी कि एएम के पास जाएगा या एएम के बाद मैनेजर के पास जाएगा फिर सीनियर मैनेजर, इतनी लंबी चेन नहीं। सीधा एएम के पास अथॉरिटी होगी, हाँ ये मेरे हिसाब से छोटा डिसीज़न है और ये इतनी पावर मेरे पास है कि मैं ये डिसीज़न ले सकूं, और जल्दी से वो डिसीज़न लेगा कि हाँ मैं ये परचेज़ अप्रूव करता हूँ। So it help in quick decision making as decision are taking by subordinate at the point of action, यानी कि subordinate जहाँ पे एक्शन लेना है उसी टाइम पे डिसीजन ले लेता है, इसलिए क्विक होता है डिसीजन। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेट फॉर कंसल्टेशन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी हायर अथॉरिटी। यही मैंने समझाया कि लंबी चेन नहीं फॉलो हो रही। दे आर ऑल्सो लेस चांसेस फॉर इंफॉर्मेशन गेटिंग डिसऑर्टेड एज इट डज नॉट पास थ्रू लॉन्ग चैनल्स, यानी कि जैसे कि बताया कि लंबी चेन फॉलो होगी कि पहले एएम के पास गया, फिर मैनेजर के पास गया, फिर सीनियर मैनेजर के पास गया, तो ऐसा होता है जब बात एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो कई बार होता है कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है बीच बीच में, तो वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि इतनी लंबी चेन नहीं फॉलो हो रही। आगे बढ़ते हैं, डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग्स सबॉर्डिनेट्स, यानी कि सबॉर्डिनेट में एक इनिशिएटिव डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। वही डेलीगेशन वाला पॉइंट है कि उनको मोटिवेट करता है, उनमें इनिशिएटिव स्पिरिट लाता है क्योंकि उनके पास वो पावर और उनके पास वो अथॉरिटी होती है कि वो डिसीज़न लें। वो उसको अगर अच्छे से लेते हैं, वो मोटिवेट होते हैं फ्यूचर में कि हाँ हम चाहते हैं अब हमारे पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी आए, तो वो अच्छे से काम करके दिखाने के लिए बढ़ते हैं ताकि फ्यूचर में वो मैनेजमेंट की पोजीशंस पे, मैनेजमेंट पोजीशन में सीढ़ियों पे ऊपर ऊपर चढ़ते रहें। इनिशिएटिव लाता है। इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस इन देम, यानी कि वो सेल्फ रिलायंट होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये डिसीज़न ले सकते हैं, और कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो धीरे धीरे उस काम में उत्तीर्ण हो जाते हैं। A decentralization policies help to identify executive with potential to become dynamic leader, यानी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास हमने जब अथॉरिटी दी और उसने उस अथॉरिटी को सही से यूज़ किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो हम उसमें फ्यूचर का लीडर ढूंढ सकते हैं। डेवलप्स मैनेजीरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, वही चीज़ हो गई कि हम जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं और कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें मैनेजरियल टैलेंट बनता है और फ्यूचर के लिए हमें एक मैनेजर मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे सेम सेम पॉइंट है, बट हाँ उनको एक जिस्ट अलग लिया हुआ है कि यहाँ पे सबॉर्डिनेट खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं और यहाँ पे हम एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप कर रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दे के, ये चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको एग्जैक्ट यही के यही पॉइंट मगअप करके नहीं लिखने। हाँ, आप
सही भाव दे आएंगे एग्ज़ाम में, सही पॉइंट्स लिख आएंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे। सो मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 6 पॉइंट्स हैं उसमें, सब पॉइंट्स हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ही 6 पॉइंट उसके सब पॉइंट लिखने हैं। आप 6 पॉइंट को सही भाव से स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज ये लिखनी है या बुकिश लैंग्वेज लिखनी है या जो टीचर ने बताई है वो, आपको बस भाव स्पष्ट करना है। आगे हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, बेटर कंट्रोल। इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल बाय इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जब हमने अलग अलग लेवल पे हमने बांट दिया काम को, तो हम में पता है हमने कितना कितना काम बांटा है, कैसे कैसे काम बांटा हुआ है। हम मैनेजर्स को पता है, जो टॉप लेवल वाले हैं उन्हें पता है कैसे बांटा, तो उन्हें पता है कि जिस हिसाब से उन्होंने बांटा उस हिसाब से क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म भी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो इससे बेटर कंट्रोल आता है। इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल कैसे? बाय इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। यही चीज़ मैंने बताई कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जैसे उन्होंने चाहा था वो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही, उस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे। It leads to better control by evaluating performance at each level of management. The department can be individually held accountable for their result. यानी कि डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना रिज़ल्ट क्या क्यों नहीं दिया या क्या है, वो अकाउंटेबल होंगे, उनकी आंसरेबिलिटी होगी उसके लिए। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल हेल्प्स टू एनालाइज डेविएशन एंड इम्प्रूव ऑपरेशन। जब हम फीडबैक लेंगे हर लेवल से तो हमें पता चलेगा जो हमारा गोल था उससे जो डेविएशन हुई हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कि फ्यूचर में वो डेविएशन ना हो, हम क्या स्टेप लें, वो फीडबैक से हमारा पता चलेगा। तो ओवरऑल इन काम से क्या होगा कि बेटर कंट्रोल आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। कैसे फैसिलिटेट करेगा? बाय फेस्टिंग कंपटीशन, देयर बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। यानी कि कंपटीशन स्पिरिट डेवलप करेगा लोगों में, उससे क्या होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की भी। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में उनके एम्प्लॉय ग्रो करेंगे। अब आते हैं हम अपने अगले एस्पेक्ट पे, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली आपने देखा उसकी इम्पोर्टेंस भी लगभग लगभग सेम थी, उसका जिस्ट भी लगभग लगभग सेम था, पर डेलीगेशन छोटा भाई है, डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा भाई है। डेलीगेशन इंटू टू है, डिसेंट्रलाइजेशन इंटू मैनी है। अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस अलग अलग बेसिस पे। 6 बेसिस हैं जिस पे हम इनका डिफरेंस देखेंगे। नेचर क्या है डेलीगेशन का? इट इज़ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। डेलीगेशन कंपल्सरी एक्ट है, आपको डेलीगेट करनी ही पड़ती है अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो पर्सन है, कोई एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, उसको काम असाइन करना ही होगा कि किसी न किसी को, तभी वो अपने दूसरे काम पे फोकस कर पाएगा। Decentralization is optional policy decision and is done at the discretion of top management। यानी कि एक ऑप्शनल डिसीजन होता है पॉलिसी का, जो कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट लेता है। सिग्निफिकेंस और पर्पस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजमेंट। डेलीगेशन की सिग्निफिकेंस क्या है कि मैनेजमेंट का बर्डन रिड्यूस करना है। डिसेंट्रलाइजेशन की सिग्निफिकेंस है टू एनहेंस द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। यानी कि सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अपनी डिस्क्रिशन पे ये डिसीज़न लेगी कि हाँ हम सबॉर्डिनेट्स को थोड़ी अथॉरिटी देते हैं, तो उनका रोल बढ़ेगा और वो फ्यूचर में ग्रो करने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। स्कोप क्या है? नैरो स्कोप है, ये इंटू टू है, और इसका डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप बड़ा है, ये इंटू मैनी है। यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही अपना अथॉरिटी दे रहा है, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वे में बांटा जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ पे
डेलीगेशन में लेस फ्रीडम इज़ गिवन टू सबॉर्डिनेट एज कंट्रोल इज़ इन हैंड ऑफ सुपीरियर, यानी कि कंट्रोल सुपीरियर के हाथ में ही है और फ्रीडम थोड़ी सी दी जाती है सबॉर्डिनेट को। और डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रॉपर पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए मोर फ्रीडम। स्टेटस क्या है? द प्रोसेस इज़ डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डेलीगेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क है। और डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी डिसीजन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। लेवल ऑफ अथॉरिटी, द मैक्सिमम अथॉरिटी इज़ रिमेन्ड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। ये हमारा थर्ड लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 का। तो अब ये चैप्टर नंबर 5 तक आपने अगर क्लासेस देखी तो आई होप कि आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं चाहूँगा कि आप पहले के लेक्चर्स भी जाके देखें, हमारे दूसरे चैप्टर्स के लेक्चर्स देखें। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हैं, आपको चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब को। और मैं आपको साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.ebsolutions.com, www.ebsolutions.com। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जिस पे आपको बिज़नेस स्टडीज़ के कोर्स के साथ साथ क्लास 11th और क्लास 12th के और कोर्सेज़ भी मिलेंगे। साथ ही सीए से रिलेटेड भी इसमें कोर्सेज़ हैं। अगर आपका कोई नॉन टू सीए, सीएस, सीएमए कर रहा है और उनको अकाउंट्स और अलग इसका के अलग अलग चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, तो उनको हमारी वेबसाइट पे मिल सकते हैं। आपको क्लास 11 12 के अकाउंट्स के लेक्चर मिल सकते हैं। आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ट्यूशन मेट्स के साथ शेयर कीजिए। और हम जल्दी मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ एनी वन अराउंड यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।